नमस्कार, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज़ चैनल जी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय पंत। आज खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं झालावाड़ एसपी अमित कुमार बुडानिया जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खास मुलाकात में। थैंक यू विनय। सर, झालावाड़ की एक नई जिम्मेदारी सर आपको मिली है सर, और किस तरह से इस जिम्मेदारी को आप देखते हैं? और सर, जैसे आप जयपुर में भी रहे, वहाँ पर आपने कई अनसुलझे जो मिस्ट्रीज थी लंबे टाइम से उनको खोला। कई मामले ऐसे थे जिसके अंदर मृतक जो है उसकी आज तक पहचान नहीं हुई, लेकिन आरोपी सारे अरेस्ट हैं। तो वहाँ जो एक तरीका था सर काम करने का, और यहाँ किस तरह के क्राइम और यहाँ पे जो तरीका है उसमें किस तरह का कुछ चेंज सर आया है? अभी सरकार ने जो नई जिम्मेदारी झालावाड़ एसपी के तौर पे मुझे दी है, निश्चित तौर पे पहले मैं जब सीओ के तौर पे झालावाड़ में लगभग 1.25 साल कार्य कर चुका हूँ। जयपुर में एज ए डीसीपी लगभग 1.5 साल के अनुभव के बाद में जो शहर की पुलिसिंग होती है, जिसमें शहर की पुलिसिंग को इस मायने से भी देखा जाता है कि हमारा रिस्पॉन्स टाइम कितना कम हो सकता है जनता की प्रतिवेदन या उनकी पीड़ाओं को सुनने में, या हमारा क्राइम डिटेक्शन, कोई गंभीर अपराध हुआ तो हम कितनी ट्रांसपेरेंसी से और कितनी शीघ्रता से उसे सोल्व करें, क्योंकि शहर में बड़ी सूक्ष्मता से उस चीज़ को देखा जाता है। उस रूप में वो शहर की पुलिसिंग आपको पुलिसिंग में देती है। झालावाड़ के तौर पे जो नई जिम्मेदारी है, निश्चित तौर पे यहाँ की चुनौतियाँ अलग है। यहाँ चूँकि एक दूर दराज का इलाका है जहाँ ग्रामीण आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा है, ऐसे में एक यहाँ जो नई पुलिस के तौर पर हमारी नई जिम्मेदारी बन जाती है कि ऐसे लोग जिनमें बहुत सारे अपने अधिकारियों के प्रति जागरूक नहीं हैं, उनके प्रति हम कितनी संवेदनशीलता से अपनी ड्यूटी कर पाएँ, उन तक पुलिस की रीच बना पाएँ। सोशल मीडिया व अन्य जो जितने भी तंत्र हैं वो शहर की पुलिसिंग में बड़े करीब होते हैं, लेकिन यहाँ आपको जनता के बीच में जाना पड़ता है, बार बार उनसे संवाद स्थापित करना पड़ता है। उनकी जो समस्याएं हैं वो भी जो है उसी ग्रामीण परिवेश से जुड़ी रहती हैं, बहुत सारी समस्या और सामाजिक कुरीतियों से भी है, तो वो एक पुलिसिंग का पार्ट है। निश्चित तौर पे यहाँ की जो भौगोलिक दशाओं को देखकर यहाँ की जो चुनौतियाँ हैं, जैसे ड्रग रूट बड़ा झालावाड़ से होकर गुजरता है, एमपी के कई सारे जिलों के साथ में हम लोग बॉर्डर साझा करते हैं, तो ऐसे में दूसरे राज्य के साथ में समन्वय, वहाँ की पुलिस के साथ बेहतर समन्वय, ये यहाँ की चुनौतियाँ भी रही और हमारे लिए एक अवसर भी है। जी सर। सर, एक मैं आपसे जानना चाहूँगा, जयपुर में जब आप थे तो सर 200 के करीब मुकदमे दर्ज किए गए और हिस्ट्री सीट भी उसमें सर खोली गई, और कई ऐसे बदमाश जिनके ऊपर ऑलरेडी काफ़ी मुकदमे थे लेकिन ध्यान उन पे पहले नहीं दिया जा रहा था, उन पे भी फोकस रखा गया। सर, वो किस तरह से आपने एक नवाचार किया और क्या उस तरह का सर यहाँ भी देखने को मिलेगा? वो हमारी कोर पुलिसिंग का ही पार्ट था। जैसा आपने बताया, लगभग हमने 200 ऐसे लोगों को अरेस्ट किया जिसमें पुलिस की तरफ से एफआईआर की गई। उसमें 100 करीब ऐसे लोग थे जो संगठित अपराधियों से वास्ता रखते थे, जिसमें पुलिस ने आसूचना जुटाकर उनके सारे गिरोह को पकड़ा और उनको बाद में उनको अरेस्ट किया। उसके बाद में हमने हाईकोर्ट तक भी उन लोगों का पीछा किया, और ठीक इसी तरीके से 100 लोगों को जो प्रतिबिंब पोर्टल आधारित ऐसे लोग जो साइबर फ्रॉड कर रहे हैं, वो हो सकता है जयपुर में बैठकर बाहर के लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, जयपुर में उसकी कहीं कोई फ्रॉड नहीं हुआ, लेकिन अगर वो बाहर फ्रॉड कर रहे हैं तो वो स्टेट के लिए और कंट्री के लिए चुनौती है ही। तो करीब ऐसे 100 लोगों को हमने अरेस्ट किया। तो 200 ऐसे लोग अरेस्ट हुए जिनका बड़ा क्रिमिनल बैकग्राउंड था, जिसमें पुलिस की तरफ से एफआईआर हुई, और एफआईआर करके हमने न केवल उनको अरेस्ट किया बल्कि हाईकोर्ट तक हमने पीछा किया और हमने कोशिश की कि वो उनको सख्त सज़ा मिले। ठीक इसी प्रकार से ऐसे लोग जो बिल्कुल सक्रिय थे अपराधों के क्रम में, तो लगभग हमने 52 हिस्ट्री शीट खोली उन अपराधियों का चिन्हीकरण करके, जिनके 6 या अधिक मुकदमे हैं, और सारे मुकदमे गंभीर प्रकृति के, और पिछले सालों में उनमें से कई मुकदमे दर्ज हुए हैं, यानी उनकी अभी जो प्रोफाइल है वो बहुत एक्टिव है। तो उन लोगों का चिन्हीकरण किया। लगभग 17 हिस्ट्री शीटर और हार्ड कोर पे मुकदमे हुए, जनवरी से हम जून तक की बात करें, और सारे लगभग नॉन बेलेबल धाराओं में वो लोग बंद हुए। जब उनकी कोर्ट में भी तारीख पेशी हुई, बेल के लिए सुनवाई हुई, तो हमारे आईओ खुद प्रेजेंट हुए। तो जो हार्ड कोर हिस्ट्री शीटर ऐसे लोग हैं जिन्होंने समाज में लोगों का जीना दुभर कर रखा है, उनके खिलाफ अगर हमें कोई शिकायत मिलती है, कोई एफआईआर आती है, तो पुलिस गंभीरता से उच्च अधिकारी उसकी इन्वेस्टिगेशन करे। तो हमने एसएचओ और सेकंड अधिकारी को इसकी इन्वेस्टिगेशन दी, और उसमें बड़ी मजबूत इन्वेस्टिगेशन करके, ताकि उनको उनका पीछा हो, उनको सज़ा मिले। सर, एक ऐसा ही हमने केस देखा था चोमू का, जहाँ पर एक सिंडिकेट संचालित हो रहा था, अवैध वसूली कर रहे थे बस वालों से, और उसमें बड़ा दिलचस्प चीज़ ये रही कि पुलिस की ओर से स्टिंग ऑपरेशन किया गया, वीडियोग्राफी की गई, और उसके बाद पूरा जो गिरोह था उस पर एक साथ प्रहार किया गया। सर, वो किस तरह की एक कार्रवाई थी? और आप नवाचारों के लिए सर जाने जाते हैं, स्टिंग का भी इस्तेमाल किया गया, कैसे सर?
ये चूंकि लगभग 20 साल से ऐसा इन्वेस्टिगेशन के दौरान तथ्य आया कि 20 साल से ये गिरोह काम कर रहा था। जब कोई गिरोह इतना अधिक, और वो एकदम खुले में लोगों से एक्सटॉर्शन कर रहे थे, जो बस वाले थे उनको 50 से 100 रुपए के बीच में हफ्ता उनको देना पड़ता था। अगर नहीं दिए तो बसों के शीशे तोड़ दिए जाएंगे, अगर बस वाला शिकायत करे तो उसका चलना दूभर हो जाएगा। तो हम ये कहें कि इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया था ये हफ्ता देना और उनके द्वारा लेना। तो ना जिसकी शिकायतें हो रही हैं, जो बस वाले हैं वो उनको दे भी रहे हैं, अगर उन्होंने नहीं दिया तो सवारियों के बैठी हुई बसों में पथराव करने, इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही थी। तो अगर कोई इतनी हिम्मत कर ले कि वो सड़क के बीच में हफ्ता वसूली कर रहा है और आम जनता जो है वो इतनी उनसे भयभीत है कि वो मुकदमा देने के लिए तैयार नहीं है, तो ये राज्य की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है कि हम लोग उनको कानून की परिधि में लेके आएँ। तो हमारे एक सब इंस्पेक्टर को हमने स्पाई कैमरा के साथ में एक टीम के साथ में वहाँ नियुक्त किया और उनकी बारी बारी से हमने भी पारियां लगाई वहाँ पर, जैसे वो लोग पारी लगा के हफ्ता वसूली करते थे कि किस तरीके से हफ्ता वसूली कर रहे हैं और किस तरीके से उन्होंने आतंक मचाया हुआ है। फिर जब पूरी रिकॉर्डिंग हो गई तो उसको उन सब चीज़ों की ट्रांसक्रिप्ट बनाई गई, उनको फाइल पे लिया गया और फिर उन सब इंस्पेक्टर की तरफ से जो सुरेंद्र शेखावत थे उनकी तरफ से झोटवाड़ा थाने में एफआईआर दर्ज हुई और उसके बाद भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने न केवल उनको अरेस्ट किया बल्कि उनकी प्रॉपर्टियों का भी चिन्हीकरण किया, ऐसी प्रॉपर्टियों का जिसमें उन्होंने उसी अपराध से वो कमाई हुई थी और उनकी जब्ती की कार्रवाई भी की। सर, इसी तरह का एक बड़ा संगीन केस आया था सदर थाने में, जहाँ पे पिता ही अपनी 2 नाबालिग बेटियों के साथ दुष्कर्म कर रहा था और जो माँ है वो एफआईआर दर्ज कराने को तैयार नहीं थी। उसमें भी सर किस तरह से उनको तैयार किया गया, उनकी काउंसलिंग की गई, उसमें भी स्पाई कैम का इस्तेमाल किया गया बयान दर्ज करने के लिए। सर वो किस तरह का केस था? एक एनजीओ ने आके हमें सूचना दी कि कोई मदर थी जो अपने बच्चों को हॉस्पिटल लेकर गई और वहाँ उसको पता चला कि उसकी बच्चियों के साथ सेक्सुअल असोल्ट हुआ। पहले भी इस तरह की उसको कई बार शक शुबा हुआ अपने पति के ऊपर कि वो बच्चों के साथ शायद कोई गलत हरकत कर रहा है। उसके बाद में वो एनजीओ ने हमें सूचना दी, उनकी जब मदर की काउंसलिंग हुई तो उसने घटना तो बताई लेकिन अनिच्छा जाहिर की कि वो एफआईआर दर्ज कराना नहीं चाहती है बल्कि उसके पति की काउंसलिंग करती जाए। इस तरह का अगर कोई गंभीर मामला पुलिस के संज्ञान में आता है तो हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उसको हम क्राइम की परिधि में लेकर आएँ। तो जब हमें लगा कि किसी तरीके से जो पीड़ित माँ है वो एफआईआर नहीं देना चाहती, उसके कई कारण हैं, सामाजिक पहलू भी हैं, कहीं ना कहीं उसको डर लगता था कि वो उस समाज में जिएगी कैसे, वो उसके बाद सर्वाइव कैसे करेगी क्योंकि घर में जो कमाने वाला वही जेल चला जाएगा, उस समाज में उसका रहना दूभर हो जाएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और वो चूँकि आर्थिक रूप से स्वावलंबी नहीं है जी, तो वो स्किल कैसे डेवलप करेगी कि अपना पेट भरे। तो कई सारी चुनौतियाँ उन महिलाओं के सामने हैं जिनको हमने आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट नहीं बनाया जी। और समाज का जो जिनके साथ अपराध हो गया उन्हीं को अपराधी के तौर पे देखने का एक टैबू जो हो गया है कि उनको हम छोटी निगाहों से देखते हैं और उनका उसी समाज में जीना दूभर हो जाता है। ऐसे में हर माँ को डर लगता है कि वो क्या अपनी बच्चियों को ये एफआईआर रजिस्ट्रेशन होने के बाद में उस चीज़ से बचा पाएगी, तो वो हिचक थी। उसके बाद में चित्रकूट एसएचओ जो हमारी अधिकारी थी उन्होंने स्पाई कैमरा में आदेशानुसार उसकी रिकॉर्डिंग की, जो कुछ उसकी माँ ने बताया उसको ट्रांसक्रिप्ट में लेके उसके बाद एफआईआर दर्ज कराई गई और उसके बाद में बच्चियों का मेडिकल हुआ तो इस चीज़ की पुष्टि भी हुई और उसके बाद में अरेस्ट हुआ। तो कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी बनती थी अगर छोटी मासूम बच्चियों के साथ इस तरह का अपराध हुआ है तो पुलिस एक कदम आगे बढ़ाए और उसको कानून की परिधि में लेकर आए। जी सर। सर इसी तरह से जो अपराध का शिकार लोग होते हैं और फिर उसके बाद वापस से समाज के साथ उनको जोड़ने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपने उनका रिहेबिलिटेशन का भी प्रोग्राम चालू किया और काफ़ी सराहना भी सर उसकी हुई। वो किस तरह से आपके एक मन में आया कि ये चीज़ होनी चाहिए कि समाज में और मुख्य धारा में ऐसे पीड़ित जो लोग हैं उनको जोड़ना चाहिए? कई सारे ऐसे क्राइम सीन होते हैं, पुलिस अधिकारी के तौर पे या पुलिस कर्मी के तौर पे जब हम लोग क्राइम सीन पे पहुंचते हैं तो हमें लगता है कि मुलजिम को गिरफ्तार कर लेने भर से उस पीड़ित के साथ न्याय नहीं हो गया। हम अगर अपराधी को सजा भी दिला दें तो कई मायनों में लगता है जिसके साथ अपराध हुआ, जो उस क्राइम स्पॉट के सबसे बीच में था और स्पॉट के बाद में सबसे कमज़ोर हो गया, उसके साथ क्या हम न्याय कर पाए क्या। जैसे एक एग्जांपल था कि एक बच्चा था, उसके पिता ने उस बच्चे की माँ को मतलब अपनी पत्नी को बच्चे के सामने मार दिया। वो उसकी पत्नी गर्भवती थी तो जो मासूम ना जन्म लेने वाला था, जन्म लेने से पहले उसकी भी हत्या हो गई। उस बच्चे को मारने की कोशिश की तो बच्चा वहाँ से भाग गया,
घर में विधवा बुआ आई हुई थी, उसने बचाने की कोशिश की तो उसको भी मार दिया, फिर खुद सुसाइड कर लिया। एक बच्चा जो आधे घंटे पहले पूरे परिवार के साथ में मिठाई खा रहा था, घेवर खा रहा था, उसने अपना परिवार चंद आधे घंटे 1 घंटे में खो दिया पूरे परिवार को। उस केस में एफआईआर रजिस्ट्रेशन के साथ थी वो फाइल बंद हो गई। पुलिस की भाषा में बोलते हैं कि अदम फोत मुलजिम, जो मुलजिम था वही अदम फोत हो गया। तो अब चालान का क्या औचित्य रहेगा, ट्रायल का क्या औचित्य रहेगा? तो क्या ऐसी फाइलों में वो बच्चा जिसके परिवार में सब थे लेकिन अब सब चले गए, उसके साथ क्या न्याय हो पाएगा? क्या वो जिस दशा में था उससे मुख्य धारा में लौट पाएगा क्या? ऐसा ही एक क्राइम सीन था जहाँ एक 11 साल की बच्ची थी, खुद की बुआ ने उसको बेच दिया। 13 साल की हुई तब तक 2 बच्चे हो गए। जिस शादी के नाम पे बच्ची को बेचा गया, जिस घर में बेचा गया, उसमें जो उसका तथाकथित पति था, उसके फादर यानी बच्ची के तथाकथित ससुर से भी उसने कहा कि ये भी मेरा रेप करते थे, और डीएनए में इस चीज़ की पुष्टि हुई, उसके जो बच्चे हुए वो ससुर के निकले तथाकथित के। फिर उसके पिता ने बच्ची को बालिग दिखाने की कोशिश की और यूपी से कहीं फर्जी कागजात बनाए। ऐसे में पूरे परिवार ने मिलकर उस बच्ची के साथ अपराध किया। तो वो बच्ची कैसे उस पीड़ा से उभरे? क्या वो मुख्य धारा में आ पाएगी क्या? और वो बच्ची 13 साल की बच्ची 2 बच्चों के साथ है, 2 बच्चों की माँ है, तो वो तीनों ही बच्चे हैं बेसिकली। तो अगर उनको मुख्य धारा में नहीं लाया गया और उनके जीवन में उम्मीद नहीं आई, तो कानून या सरकार की जिम्मेदारी ये भी है, हम सरकार को ही रिप्रेजेंट करते हैं, कि हम उनकी जीवन में एक होप दें, एक आशा दें। और उस क्राइम सीन को, ये हमारी अपने खुद के साथ भी एक कहीं ना कहीं अंतर्द्वंद की लड़ाई है, नैतिक लड़ाई हमारे भीतर, कि उस क्राइम सीन के बाद में जो ना भूलने वाला दर्द है, जो पीड़ा हमारे भीतर रहती है, वो कहीं ना कहीं हमारी भी वो द्वंद्व खत्म होता है। और हमारी जो नैतिक जिम्मेदारी है उस व्यक्ति के प्रति जो खुद संभलने में सक्षम नहीं है उस क्राइम सीन के बाद, तो हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं और उसको मुख्य धारा में लेके आएँ। तो इसी तरह हमने एक पहल शुरू की, नवोदय जहाँ उम्मीद से खिलता है कल। तो हमने जयपुर वेस्ट के 7 ऐसे केसेस जहाँ जिसके साथ अपराध हुआ वो सबसे कमज़ोर था, उनकी पहचान की, और उन 7 परिवारों में लगभग 15 से 17 लोगों का रिहेबिलिटेशन कराया, जिसमें न केवल उनकी फिक्स्ड इनकम, बच्चों की स्कूल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, रोजगार की गारंटी, 2 मामलों में हमने उनको घर भी दिलाया जी, ताकि जिनके सर पे छत नहीं है, ताकि उनको एक आवास मिले और सुरक्षित आश्रय मिले। जी सर, आपसे चर्चा आगे भी इसी तरह से जारी रखेंगे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप कहीं भी नहीं जाइएगा और खबरों के लिए बने रहिए जी राजस्थान पर। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जी राजस्थान पर,
ब्रेक से पहले खास मुलाकात में हम झालावाड़ एसपी अमित कुमार बुडानी जी से बात कर रहे थे। सर एक बार फिर से आपका स्वागत है ब्रेक के बाद। सर अभी हमने कई बात करी, एक चीज़ और सर जो हुई शायद स्टेट में पहली बार हुई हो, भागलोटा अग्निकांड काफ़ी विभत्स हादसा था। उसमें आपने उन लोगों को ढूंढा जो वहाँ पे देवदूत बन के आए, और ना केवल उनको ढूंढा बल्कि उनको स्टेट लेवल पर सम्मानित भी कराया, जो कि राजस्थान पुलिस के इतिहास में पहली बार हुआ। सर किस तरह से आपके मन में आया कि इस तरह का नवाचार भी करना चाहिए ताकि उनसे और लोग भी प्रेरित हो, और इस तरह की जब घटना अगर कभी कहीं किसी जगह हो तो लोग मदद के लिए आगे आए? जो सरकार की, केंद्र सरकार की गुड सैमरिटन योजना है, वो इसी संकल्प के साथ लाई गई कि रोड में होने वाले एक्सीडेंट में अगर उनको फर्स्ट गोल्डन आवर में अगर उनको कोई व्यक्ति, भला व्यक्ति उनको हॉस्पिटल लेके चला जाए तो शायद उस क्रिटिकल समय में लेके चला गया तो उनका जीवन बच सकता है। तो किसी भी व्यक्ति का जीवन उसके परिवार के लिए संपदा होता है। भागलोटा जब इंसिडेंट हुआ तो हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने सामान्य रोड एक्सीडेंट में बचाने वाले के ऊपर जीवन का जोखिम नहीं होता, लेकिन वहाँ तो जीवन के जोखिम पर लोगों ने लोगों को बचाया। वहाँ ऐसी दशा थी जहाँ कोई व्यक्ति जो बचाने जा रहा है वो उसकी खुद की भी कैजुअलिटी हो सकती थी। हम लोग मौके पे पहुँचे, उससे पहले वहाँ के आसपास के जो रहनवासी लोग थे वो पहुँचे। उन्होंने ना केवल लोगों को वहाँ से बाहर निकाला, आग बुझाने में भी हमारी मदद की। हमने उस घटना के बाद में जब आसपास के सीसीटीवी कैमरे इनका एनालिसिस किया तो देखा कि बड़ी संख्या में लोगों को लेके हॉस्पिटल पहुंचे। आग में उन लोगों ने जीवन को रिस्क में डाल के प्रवेश किया। तो हमने उन लोगों का पहला ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन किया, जिसमें 25 के आसपास ऐसे लोगों की पहचान की जिन्होंने अपने जीवन के जोखिम के साथ में उन लोगों को वहाँ से बाहर निकाला और हॉस्पिटल लेके गए। तो उनको मुख्यमंत्री आयुष्मान जो जीवन रक्षा योजना है, जिसमें तब ये प्रावधान था कि 10,000 रुपये तक की राशि जो गुड सैमरिटन है उनको मिलती है। तो हमने वो उनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन करके संबंधित एजेंसीज को भेजा और उनको पुलिस मुख्यालय के स्तर पे और राज्य सरकार के स्तर पे उनको सम्मानित कराया। ये कहीं ना कहीं हम जो आए दिन रोड एक्सीडेंट देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग मीडिया में भी या प्रशासन की एजेंसियां भी कई बार हम इस चीज़ की आलोचना करते हैं कि कुछ लोग फ़ोन लेकर रील बना रहे हैं या उन लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं जो संकट में, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मदद भी कर रहे हैं। तो हमारा प्रयास ये भी होना चाहिए कि जो लोग मदद कर रहे हैं उनके उन प्रयासों को हम रिकॉग्नाइज़ करें और समाज के सामने लेके आएं, उन रियल हीरोज़ को हम लोग रिकॉग्नाइज़ करें। तो हमारा एक प्रयास था। मैं आपके चैनल के माध्यम से ही बताना चाहूँगा कि अब उस गुड सैमरिटन को राहवीर योजना में चेंज कर दिया गया सरकार के द्वारा, और अब 25,000 रुपये तक की राशि जो क्रिटिकल दशाओं में लोगों को लेके जाते हैं हॉस्पिटल उनको मिल जाती है। और झालावाड़ में 2 दिन पहले इस तरह की जिसमें कलेक्टर साहब और पुलिस अधीक्षक हम सब लोग होते हैं, वो कमेटी आगे प्रपोजल भेजती है। तो हमने यहाँ से पहले युवक का एक प्रपोजल बना के भेज भी दिया है जिसने गोल्डन आवर में किसी को हॉस्पिटल लेकर गए। सर एक केस और था मेरे को याद आ रहा है सर, जिसके अंदर एक महिला थी प्रोफेसर, जिनको पागल घोषित करने की कोशिश की गई, उनके घर वालों द्वारा पागल खाने में भर्ती करा लिया गया और उनकी संपत्ति थी उसको हड़पने की कोशिश की गई। वो भी एक सर बड़ा इंटरेस्टिंग केस था जिसको आपने सुलझाया सर। वो किस तरह का केस था वो भी मैं जानना चाहूँगा सर। एक महिला प्रोफेसर थी बेसिकली, तो उसको परिवारजन द्वारा हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है इस आशय से कि इसका इलाज कराया जाएगा। जब इस मामले की अनुसंधान हुई तो ये पता चला कि जब उसको हॉस्पिटल भर्ती कराया गया तो उसका फ़ोन परिवारजनों ने उस वक्त छीन लिया। उनको लगा कि हमने फ़ोन छीन लिया, लेकिन उसके पास कोई और फ़ोन था जिसमें सारी रिकॉर्डिंग ऑन रिकॉर्ड आ गई। उसकी ट्रांसक्रिप्ट हमने देखी तो ये पता चला कि ज़बरदस्ती हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं भर्ती करा के उनको पागल घोषित करने की कोशिश की गई। जो हॉस्पिटल्स के भी रिकॉर्ड लिए गए और जो उस वक्त मौके की स्थिति थी कि जिस दशाओं में उनको भर्ती कराया गया और जो बीमारी दिखाने की कोशिश की गई, हॉस्पिटल से वही रिकॉर्ड मांगने पर हॉस्पिटल के आंसर्स कुछ और थे कि उन्होंने ऐसे कोई लक्षण नहीं पाए। उसका कारण ये था कि कहीं ना कहीं परिवारजन ये चाह रहे थे कि जो प्रॉपर्टी उस महिला के नाम थी, जो महिला प्रोफेसर थी, जो यूएस तक भी पढ़ाने जाती थी, कि कहीं ये प्रॉपर्टी इस महिला के नाम नहीं रह जाए और हम इसको अगर ये पागल घोषित हो जाती है तो प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी। तो उसमें टेक्निकल पहलू पे जब उन बिंदु की अनुसंधान हुई तो ये पता चला कि किस तरह परिवार ने ही अपने परिवार के सदस्य के साथ और प्रॉपर्टी को लेकर इस तरह की धोखाधड़ी कारित की और इस तरह की किडनैपिंग जैसी करते किया। तो उसमें जो एडिशनल एसपी थी उन्होंने एक अच्छा अनुसंधान किया और उसमें अपराध प्रमाणित माना। सर एक जैसे कि झालावाड़ है सर, काफ़ी बड़ा जिला है और दूसरे राज्य के भी कई थानों से इसकी सीमाएं लगी हुई है। मादक पदार्थ तस्करी का एक रूट है सर और काफ़ी चैलेंजिंग भी है। और इसमें सर जो हम देखते आए हैं, जो पिछले कुछ सालों से जो ट्रेंड बदला है,
जो बच्चे हैं, युवा हैं या नाबालिग हैं, उनका प्रयोग ये लोग कर रहे हैं। पहले उनको नशे की लत लगाई जाती है, फिर उन्हीं के जरिए तस्करी भी कराई जाती है। तो सर ऐसे में आप जो यूथ है और बेसिकली जो नाबालिग है, जो कि नासमझ है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमने कोशिश करें, हम लोग ऐसे लोग जो वास्तव में दो तरह के लोग ड्रग तस्करी में इन्वॉल्व होते हैं, एक जो तस्कर है वो, एक जो पैडलर है वो। तो पैडलर में जैसा आपने बताया कि कई बार इस तरह बच्चों को, महिलाओं को इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति होती है। कल ही झालावाड़ में केस हुआ है जिसमें महिलाओं को तस्करी की आड़ में इस्तेमाल किया जा रहा था। एक मासूम बच्चा भी उनकी गोद में था कि पुलिस उस नाकाबंदी के दौरान किसी को चेक नहीं करे। तो इस तरह का ट्रेंड रिसेंटली उभरा है। हमारी कोशिश ये भी रहेगी आने वाले समय में कि जो मेन तस्कर हैं उन पे हम लोग नज़र रखें। पिछले कुछ समय में हमने पिछले 1 महीने में ऐसे 4 केसेस के आसपास किए हैं जिसमें सेक्शन 30 उन मेन तस्करों पे लगाई है, मुख्य तस्करों पर, जो इस तरह तस्करी को अंजाम ले रहे हैं। भले ही उनसे रिकवरी, अगर बड़ा तस्कर है उनसे रिकवरी छोटी भी होती है और ये साबित हो जाता है कि वो तस्करी का षड्यंत्र कर रहे हैं तो 10 साल तक की सजा है। तो झालावाड़ में से लगभग 4 मामलों में कई सारे बड़े तस्करों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। हम कोशिश करेंगे उनकी संपत्तियों का चिन्हीकरण करके 68 एक्ट के तहत उनको फ्रीज कराएं। साथ ही उनके जितने भी सहयोगी हैं उनके खिलाफ 27A में जो उनको शरण देने वाले, अगर कोई वांछित है किसी मामले में, भगोड़ा चल रहा है NDPS के मामलों में, उनको शरण दे रहा है तो उनके खिलाफ भी वो धारा लगाकर उनको अरेस्ट करें। जी सर, यूथ जो है सर, वो कहते हैं कि सफलता कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन आजकल का जो यूथ है वो जल्द सफल होने के लिए या जल्द पैसा कमाने के लिए अपराध की राह पे चल पड़ते हैं। और ना केवल अपराध की राह पे चल पड़ते हैं, कई जो गैंग्स हैं उनके प्रभाव में आके कहीं ना कहीं उनको तौर तरीका अपनाते हुए खुद हथियारों का तो प्रयोग करते हैं या सोशल मीडिया पे उसके साथ फ़ोटो डाल के एक तरह से डर कायम करने की कोशिश करते हैं। उन यूथ को आप क्या कहना चाहेंगे सर? मेरा मानना है कि देश का युवा जो है वो देश की पूंजी है। अगर हम आज भारत के पास सबसे जो बड़ी पूंजी है, डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है, उसमें पूरे विश्व में सबसे बेहतर स्थिति में है। तो अगर हमारे युवा कहीं रास्ते से भटकते हैं तो यही पूंजी आपदा में भी बदल सकती है। तो कहीं ना कहीं जो युवा ऐसे भ्रामक लोग, जो अपराधी लोग हैं, उनसे प्रभावित हो रहे हैं। तो सारे युवाओं को भी ये सलाह है कि इस ईरा में जब हम लोग जी रहे हैं तो जितने भी टेक्निकल पहलू हैं वो सारे ट्रेसेबल हैं और वो कभी ख़त्म नहीं होते। तो अगर किसी ने कोई अपराध किया है जिसके कोई भी डिजिटल फुटप्रिंट है वो कभी भी ट्रेस किए जा सकते हैं और 5-5, 7 साल बाद मुकदमे दर्ज होकर वो चीज़ें ट्रेस हो सकती हैं, आप जेल जा सकते हैं। तो सारे युवाओं को भी ये सलाह है और सारे पेरेंट्स को भी सलाह है कि वो अपने बच्चों पर ध्यान रखें। जो युवा हमारे देश की पूंजी, वो पूंजी की तरह देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। सर, झालावाड़ की जो जनता है सर, उसको आप क्या कोई मैसेज देना चाहें सर अपनी तरफ से? झालावाड़ की जनता को यही मैसेज है कि चूंकि दूर दराज का ग्रामीण इलाका है तो जनता से ज़्यादा हमारी जनता के प्रति जिम्मेदारी बनती है कि हम पूरी संवेदनशीलता से आमजन में विश्वास करने के लिए जो कुछ हमसे किया जा सकेगा हम पूरी तरह कोशिश करेंगे। हम बस इतना करेंगे, हम अपने बच्चों को, जो आज के दिन नशा हर जगह प्रिवलेंट हो गया, हम बच्चों को बचाएं, नज़र रखें। पुलिस को कई अपराध की सूचना मिलती है तो पुलिस को दें। बाकी जो परिवादियों के साथ अधिक संवेदनशीलता बरतने की बात है तो हमारी सारी पुलिस कटिबद्ध है झालावाड़ को लोगों को सुरक्षित माहौल देने के लिए, साथ ही ऐसे अपराधियों पर मजबूती से कार्रवाई करने के लिए जिन्होंने यहाँ कभी भी डर का माहौल क्रिएट किया। सर, अभी हाल ही में DGP साहब ने, जैसे कि VC मिली थी और उससे पहले भी वो कहते आए हैं कि पुलिस की प्रेजेंस जो है वो बढ़े फील्ड के अंदर और जनता से संवाद जो है वो बढ़े। सर, उसके क्रम में आप किस तरह से सर कोई स्टेप लेंगे सर? तो श्रीमान DGP सर के निर्देश थे, वो चूँकि पुलिस अधीक्षक से लेकर नीचे सिपाही तक भी हम सब लोगों को विजिबिलिटी बढ़ाने के आदेश हैं। पुलिस की जितनी विजिबिलिटी ज़्यादा रहे जनता में उतना ही विश्वास भी बढ़ता है। तो निश्चित तौर पे पुलिस की भूमिका बनती है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा समय वर्दी में रहें और जब कहीं किसी सरकारी काम से जा भी रहे हैं तो वर्दी में पुलिस की प्रेजेंस बनी रहे, गश्त हमारी मजबूत हो, नाकेबंदी मजबूत हो। तो उसके लिए गश्त और नाकेबंदी और रात्रि जो सुपरविजन है वो भी मजबूत किया गया है। जो A श्रेणी की नाकाबंदी श्रीमान DGP सर के आदेश से की जाती है वो बड़ी मजबूती से की जाती है। साथ ही हमने कोशिश ये भी की है कि पुलिस के जो अन्य पहलू हैं, जैसे पुलिस मित्र है, ग्राम रक्षक हैं, सुरक्षा सखी हैं, इनके साथ भी और बेहतर संवाद करना शुरू किया है कि ऐसे कस्बे जहाँ जो कस्बाई जनसंख्या है वहाँ पुलिस मित्र की भी बेहतर प्रेजेंस रहे, तो पुलिस अपने अन्य जो अपनी शाखाएं हैं उनके माध्यम से अपनी बेहतर प्रेजेंस शो करे। सर, एक जैसे कई बार देखा जाता है जो दूर दराज के इलाके होते हैं, ग्रामीण इलाके होते हैं, वहाँ के जो पीड़ित होते हैं वो नहीं आ पाते, SP तक नहीं पहुँच पाते, या कई बार ऐसा होता है कि उनकी शिकायत वहाँ पे दर्ज नहीं की जाती है, दर्ज होती भी है तो कार्रवाई नहीं होती है। तो उस पर किस तरह से सर आप कोई प्रभावी कदम उठाएंगे सर? जैसे सर्किल स्तर पे
मेरी कोशिश ये रहती है कि हर महीने हम लोग खुद जाएं और कम से कम जो सर्किल हेडक्वार्टर है उन थानों में वहाँ की जनता से संवाद करें। जब वहाँ जाएं भी तो वहाँ देखें कोई ऐसे कोई परिवार तो नहीं है जिसमें किसी आमजन के साथ में कोई अपराध घटित हुआ है जिसमें उसके साथ में एफआईआर दर्ज होने की कार्रवाई नहीं हुई। तो हमारी कोशिश ये भी रहनी चाहिए कि हम मुख्यालय से जो दूर दराज के इलाके जाके उनसे संवाद स्थापित करें और बेहतर तरीके से पुलिसिंग को मजबूती से जनता की सेवा के लिए कटिबद्ध रखें। सर बहुत बहुत धन्यवाद, हमें अपना कीमती समय देने के लिए। आपसे बात करने का मन तो और कर रहा है लेकिन समय की पाबंदी है, थैंक तो यू। हमें आपसे यहाँ पे इजाज़त लेनी होगी। थैंक यू। और तो भी आपने देखा, खास मुलाकात में झालावाड़ एसपी अमित कुमार बुडानिया जी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने कई पहलुओं पे बातचीत की। उन्होंने न केवल झालावाड़ के में किस तरह का क्राइम का पैटर्न है उसके बारे में बताया, बल्कि जनता से किस तरह से पुलिस का जुड़ाव है वो बढ़ाया जाएगा और अपराधियों पर किस तरह से नकेल यहाँ पे कसी जा रही है उसको लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा की। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और खबरों के लिए बने रहिए प्रदेश के नंबर 1 न्यूज़ चैनल जी राजस्थान पर।